अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। एक नज़र एसएलओस पे डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें एसएलओ में कहा गया कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का उसको एक्सप्लेन करना है। तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर में क्या कुछ आएगा, तो 3 एस्पेक्ट्स आएंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर में। एक तो नेफ्रॉन का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे हम। उसके साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जी ब्लड सर्कुलेशन जो नेफ्रॉन को होती है, ब्लड किस तरह से अल्टीमेटली नेफ्रॉन तक पहुंचता है, फिर नेफ्रॉन से वापस जाता है, ये भी डिटेल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और आखिरी बात जो डिटेल स्ट्रक्चर में आएगी वो टाइप्स आएंगी नेफ्रॉन्स की बेस्ड ऑन लोकेशन। नेफ्रॉन्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, ये लास्ट में हम सीखेंगे। तो 3 एस्पेक्ट्स जो हैं ये कवर होंगे जी डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। तो आगाज लेते हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन फंक्शनल यूनिट कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ और फीचर्स भी आ जाते हैं, इसलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहना ज़्यादा बेहतर है। तो हर किडनी जो है उसमें तकरीबन 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन से तकरीबन ज़्यादा ही होते हैं, 1.2 से लेकर 1.3 मिलियंस के आसपास नेफ्रॉन हर किडनी के अंदर, यानी दोनों में से हर किडनी में मौजूद है। और दिलचस्प बात बच्चों ये है कि बर्थ के बाद नेफ्रॉन्स का जो नंबर है किडनी में वो बढ़ नहीं सकता है, वो कम हो सकता है। कम कैसे हो सकता है? इंजरी हो जाए उसके नतीजे में नेफ्रॉन का नंबर कम हो सकता है। अगर कोई डिजीज़ हो जाए उसके नतीजे में नेफ्रॉन का नंबर कम हो सकता है आफ्टर बर्थ। एंड देन एजिंग भी एक प्रोसेस है। अगर बुढ़ापा आ जाए तो जैसे जैसे बंदा बढ़ती उम्र में जाता है, बुढ़ापे का शिकार होता है, तो नेफ्रॉन का नंबर कम होता जाता है। तो 3 फैक्टर्स हैं जो नेफ्रॉन का नंबर कम कर सकते हैं आफ्टर बर्थ, उसमें से एक इंजरी, डिजीज़ एंड एजिंग। लेकिन नेफ्रॉन का नंबर आफ्टर बर्थ बढ़ नहीं सकता, बढ़ने वाला कोई चांस नहीं है। हाँ, नेफ्रॉन का साइज़ बड़ा हो सकता है। साइज़ बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि बंदा जो है उसकी उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो काम क्या करता है, किस जगह के ऊपर मौजूद है और किस तरह की फूड खाता है। इन फैक्टर्स को लेके नेफ्रॉन का साइज़ बढ़ सकता है, नंबर आफ्टर बर्थ नहीं बढ़ने वाला। आफ्टर बर्थ नंबर कम हो सकता है और उसके 3 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरफ। तो 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स नेफ्रॉन के। एक जो है वो ट्यूब की तरह नहीं है, वो नॉन ट्यूबुलर है, उसको रेनल कार्पसल कहते हैं। और एक नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो ट्यूबुलर है, जिसको रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। मैं पहले 2 मिनट लूँगा और आपको डायग्राम में जनरल स्ट्रक्चर इसका डिस्क्राइब करूँगा, फिर आपको नोट्स की तरफ लेके आऊँगा। स्टूडेंट्स, आप नेफ्रॉन की जनरल डायग्राम देख रहे हैं, इसको अगर एक लुक इसको डालें और जो लेबलिंग हुई है उसको इग्नोर करें, आप जस्ट नेफ्रॉन के जनरल स्ट्रक्चर पे एक लुक डालें तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके 2 तरह के हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा है जो ट्यूब की तरह नहीं है और बाकी जितना पार्ट है वो ट्यूब की तरह है। तो जो ट्यूब की तरह पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इसको रेनल कार्पसल कहते हैं। मैं आरसी शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, रेनल कार्पसल। और बाकी जितना पार्ट है ये सारे का सारा ये ट्यूबुलर है, ट्यूब की तरह है, तो इसको रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं जी। शॉर्ट में मैं आरटी लिख देता हूँ, रेनल ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट्स, एक हिस्सा इसका हो गया नॉन ट्यूबुलर और एक हिस्सा हो गया ट्यूबुलर। नॉन ट्यूबुलर जो है वो क्या हुआ, रेनल कार्पसल। उस पे अगर नज़र दौड़ाएं तो फिर उसके 2 हिस्से मालूम होते हैं। एक ही अंदर नेटवर्क सा है और एक इसके बाद जो है वो कप शेप पार्ट है। अगर अंदर जो नेटवर्क है उसको देखें तो इस नेटवर्क को स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ग्लोमेरुलस। और बाहर जो कप शेप स्ट्रक्चर है जो इसको इनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है, ये बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। तो रेनल कार्पसल के फिर 2 हिस्से हुए, ग्लोमेरुलस इनर और आउटर बोमेन्स कैप्सूल। ट्यूबुलर पार्ट की तरफ आप जाएं तो फिर आपको 3 जो है ना वो वाजे वाजे हिस्से जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ ये ट्विस्टेड और क्वाइल्ड पार्ट है, फिर एक ट्विस्टेड और क्वाइल्ड पार्ट है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जो पहला जो डिस्टल और क्वाइल पार्ट हमें मिल रहा है ये करीब है उस कार्पसल के, और दूसरा जो है वो कार्पसल से दूर है। तो इसलिए इनके नाम जो है वो इसी तरह से हैं। चूँकि ये ट्विस्टेड पार्ट्स हैं, क्वाइल पार्ट्स हैं, तो इनके नाम के अंदर वर्ड आता है कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है
ट्विस्टेड या क्वाइल्ड। और चूंकि ये ट्विस्टेड और क्वाइल्ड पार्ट, कन्वोल्यूटेड पार्ट कार्पसल के करीब है, तो करीब होने की वजह से इसके साथ वर्ड आएगा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमिटी से निकला है, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं नियरनेस को, करीब होने को कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूल का वो ट्विस्टेड और क्वाइल पार्ट जो रेनल कार्पसल के करीब है, क्लोज है, ये इसका लफ्जी मतलब है। इसके नाम के पीछे भाई यही वजह है। फिर एक गैप के बाद हमें फिर क्वाइल्ड और ट्विस्टेड पार्ट मिलता है, लेकिन ये कार्पसल से दूर है। दूर होने की वजह से इसके नाम के साथ आएगा स्टूडेंट डिस्टल। डिस्टल स्पेल देख लीजिएगा, एक डिस्टिल होता है आई के साथ, आखिर में एल से पहले आई होता है, वो डिस्टिल है जो डिस्टिलेशन से है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर आप यूज करते हैं, ये है डिस्टल ए के साथ। ये जो डिस्टल है इसका मतलब होता है फार पॉइंट, दूर वाला कोई जगह या इलाका या पॉइंट है, फार पॉइंट। तो डिस्टल यानी दूर वाला। तो ये जिगजैग या कन्वोल्यूटेड या आप कह लो ट्विस्टेड और क्वाइल्ड पार्ट कार्पसल से दूर है, इसलिए इसके नाम में आया डिस्टल। चूँकि ये भी क्वाइल्ड है, ट्विस्टेड है, तो कन्वोल्यूटेड रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आप गौर करें तो एक यू शेप पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर यू शेप पार्ट है, लिहाजा इसको हम लूप कह सकते हैं। जिस बंदे ने डिस्कवर किया उसका नाम हेनले, लिहाजा इस पार्ट को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस लूप ऑफ हेनले पे गौर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का आगाज़ होगा कार्पसल में, और जो ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाएगी और जो कंटेंट है वो इस नाली में से पास करता हुआ घूमता हुआ यहाँ नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। क्योंकि यहाँ कंटेंट या यूरिन कंटेंट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लिहाजा ये जो लूप ऑफ हेनले का हिस्सा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंड कहते हैं डाउनवर्ड आने को, डिसेंड करना, उतरना, नीचे की तरफ आना, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये यहाँ से होता हुआ यूरिन कंटेंट अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, लिहाजा इस हिस्से को, इस पार्ट को हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये पूरा जो लूप है लूप ऑफ हेनले, फिर इसमें एक डाउनवर्ड हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब और एक अपवर्ड हिस्सा असेंडिंग लिम्ब या सेगमेंट। फिर इसमें भी मज़ीद अगर आप देखें तो इसमें डिवीजन आप कर सकते हैं, डिसेंडिंग के दो हिस्से बनते हैं, असेंडिंग के दो हिस्से बनते हैं। डिसेंडिंग का पहले थिक पार्ट है, फिर थिन पार्ट है, इसी तरह असेंडिंग का पहले थिन पार्ट है, फिर थिक पार्ट है, तो इन्हें भी आप लेबल कर सकते हैं। फिर ये जो बिल्कुल नीचे जाके एक बैंड बना हुआ है हेयर पिन की तरह, इसको हेयर पिन बैंड कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे गौर करें तो एक बड़ी ट्यूब के अंदर ये अब यूरिन को कैरी करती हुई जो है वो दाखिल कर देती है, यूरिन को ड्रेन कर देती है एक बड़ी ट्यूब में। इस ट्यूब में ना सिर्फ एक नेफ्रॉन से यूरिन आ रहा है बल्कि मुख्तलिफ और नेफ्रॉन से भी यूरिन इसमें आता है। तो फिर इस ट्यूब के मतलब हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नेफ्रॉन से ये ट्यूब जो है वो यूरिन को कलेक्ट कर रही है, लिहाजा इसको कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। डक्ट यानी एक स्मॉल ट्यूब, और कलेक्टिंग इसलिए कि जो यूरिन है डिफरेंट नेफ्रॉन से ये कलेक्ट करती है। स्टूडेंट्स ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, अगरचे ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो साथ कलेक्टिंग डक्ट का जिक्र आता है। तो मैंने जनरल आपको डायग्राम से इसके स्ट्रक्चर का आइडिया दे दिया। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को थोड़ी डिटेल्स के साथ हम नोट्स के अंदर जाके डिस्कस करते हैं। जैसा हमने देखा कि दो बड़े पार्ट्स हैं, एक ट्यूब की तरह नहीं है, नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, इसको रेनल कार्पसल कहते हैं। इसमें फर्दर दो हिस्से हैं, एक अंदर वाला पार्ट ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ ग्लोमेरुलस, और फिर एक बोमैन कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस है इस पे मज़ीद बात करें तो ये नेटवर्क हुआ ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो किसी से तो बनेगी, तो ब्लड कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस की हैं ये एफरेंट आर्टरियूल से बनती हैं, एफरेंट आर्टरियूल से। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, और इन आर्टरियूल्स के ऊपर मज़ीद जो है हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में आखिर में जाके। इसका थोड़ा कंसेप्ट आपको बता दूं बच्चे, आप जानते हैं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज 3 तरह की ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपस में तीनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं इसका अगर हम जिक्र करें
तो आर्टरीज जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं बच्चे? हार्ट से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं, एक बड़ी आर्टरी एओर्टा, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं और आर्टरीज अल्टीमेटली जब टिश्यूज़ में पहुंचती हैं तो ब्रांच होते होते बहुत नैरो हो जाती हैं, और ये जो नैरो आर्टरीज हैं इनको आर्टरियूल्स कहते हैं। आर्टरियूल्स जो हैं इनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, ये फर्दर नैरो और थिन होती हैं, और आर्टरियूल्स की फर्दर ब्रांचिंग और थिनिंग के ऊपर जो वेसल्स बनती हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कैपिलरीज का नाम दिया जाता है। कैपिलरीज चूँकि बहुत नैरो हैं तो ये टिश्यूज़ के अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, एंड देन ये भी स्टूडेंट्स के कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, जिसकी वजह से टिश्यूज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं, टिश्यूज़ बोल लो या सेल्स बोल लो, तो टिश्यूज़ के सेल्स और कैपिलरीज के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। उस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद कैपिलरीज ने जो डीऑक्सीजनेटेड है और वेस्ट वाला ब्लड है उसको वापस दिल की तरफ ले जाना होता है, तो कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं, और कैपिलरीज के जुड़ने से जो है वो रिलेटिवली लार्जर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वेसल्स बनती हैं, जिनको वेन्यूल्स का नाम देते हैं। और वेन्यूल्स जो हैं फर्दर ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और उनसे फर्दर जो है वो थिक और लार्जर जो है साइज़ की वेसल्स बनती हैं, जिनको वेन्स कहते हैं, और वेन्स अल्टीमेटली जो डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट वाला ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये बीच में आप देखो कि आर्टरीज की सब ब्रांचिंग के नतीजे में, डिवीजन के नतीजे में आर्टेरियूल और आर्टेरियूल से कैपिलरीज जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस की भी तो ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज हैं तो किसी आर्टेरियूल से ही बनेगी। वो आर्टेरियूल जिनसे ये ब्लड कैपिलरीज बनती हैं स्टूडेंट्स, उसको एफरेंट आर्टेरियूल का नाम देते हैं। और ये जो ग्लोमेरुलस है ये साइट ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे ब्लड की प्रेशर फिल्ट्रेशन होनी है और ब्लड से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बाहर आ जाना है, और कुछ चीज़ें ब्लड से बाहर नहीं आती। ये सारी चीज़ें, ये कौन सी चीज़ें ब्लड में रहेंगी और कौन सा कंटेंट जो है वो ब्लड से फ़िल्टर हो जाता है, ये फंक्शनिंग वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि ग्लोमेरुलस इज़ द साइट ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन। बोमैन कैप्सूल के ऊपर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, थिन है और डबल वॉल्ड है। डबल वॉल्ड, दो इसकी दीवारें या वॉल्स होती हैं या लेयर्स होती हैं। इसको आपके लिए चलें थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, एक अंदर की तरफ इसकी लेयर है और एक जो है वो बाहर की तरफ लेयर है। रिलेटिवली ये थिन होता है, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2 लेयर्ड है, डबल वॉल्ड है, और ये सराउंड कर रहा है ग्लोमेरुलस को, क्योंकि वो जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का स्टूडेंट्स, वो इनसाइड द बोमैन कैप्सूल है, या आप कह लो कि बोमैन कैप्सूल ने उस नेटवर्क को, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रखा है। बोमैन कैप्सूल को हम एक और अंदाज से भी देख सकते हैं कि बोमैन कैप्सूल जो है ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंड हुआ हुआ, फूला हुआ, एक्सटेंडेड पार्ट है, डायलेटेड पार्ट है। एक्सपेंशन फूला हुआ, बड़ा हुआ, डायलेटेड, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। अगर इंग्लिश में बोलें तो एक्सपेंशन के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो एक्सटेंशन या डायलेशन। तो एक्सपेंडेड, डायलेटेड, एक्सटेंडेड पार्ट है किसका? रेनल ट्यूब्यूल का। कैसे इस चीज़ को हमने देखा, और क्लोज एंड ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, क्योंकि यहाँ से आगे रेनल ट्यूब्यूल जो है बच्चे शुरू होता है, बोमैन कैप्सूल से आगे रेनल ट्यूब्यूल ने शुरू होना है। तो अगर आप इसको इन्वर्स ऑर्डर में देखें, तो आप कह सकते हैं कि भाई रेनल ट्यूब्यूल का ये ओपन एंड था। किस तरफ ओपन एंड है? चलो मैं क्विकली आपके लिए इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ वो यहाँ पे बता सकूँ। एक रफ सा फिगर आपके लिए बना लेता हूँ, और आप देखो तो रेनल ट्यूब्यूल एक तरफ से ओपन है, अगर कहाँ से ओपन है, ये एंड अगर आप इसका फॉलो करें ना, तो ये एंड जो है वो ओपन है रेनल ट्यूब्यूल का। कैसे ओपन है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से जो नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, वो चलता चलता यूरिन जो है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, दाखिल होगा,
तो इसके लिए ये एंड जो है वो ओपन होना चाहिए ताकि यूरिन यहाँ पे आ सके। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जाएं रेनल ट्यूब्यूल को देखते जाएं तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर यूं घूम जाते हैं और आपको पता चलता है कि यहाँ से भी बंद है, बात क्लोज है, और इस तरफ से जाएं तो यहाँ पे भी वो सिलसिला बंद हो गया, ट्यूब जो है वो क्लोज हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर रेनल ट्यूब्यूल को इन्वर्स आर्डर में देखें, यहाँ पे आए तो यहाँ रेनल ट्यूब्यूल का ये जो एंड है ये क्लोज एंड है, तो हम फिर कहते हैं कि बोमैन कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल के क्लोज एंड के ऊपर एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक एक्सटेंडेड पार्ट या एक एक्सपेंडेड पार्ट है, एक फूला हुआ रीजन है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। और ये रिसीव करता है ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस में हो जानी है यहाँ पे फिल्ट्रेशन और ब्लड से कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ पे बोमैन कैप्सूल के अंदर जमा हो जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इट रिसीव्स दी फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो कंटेंट नीचे मिलता है ना उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, जो रह जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे फिल्टर हो के पोर्स को क्रॉस कर जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पोर्स को क्रॉस करके आ जाएंगी उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे कलेक्टिवली। तो इट रिसीव्स द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। स्टूडेंट्स, कुछ और बातें हम करें बोमैन कैप्सूल के ऊपर, तो बोमैन कैप्सूल जो है किडनीज के, इनका बोमैन कैप्सूल का वो पार्ट जो कैपिलरीज को रैप करता है, कौन सी कैपिलरीज, ऊपर देखो ना यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस है, तो बोमैन कैप्सूल का वो पार्ट जो इन ब्लड कैपिलरीज को रैप किए हुए है, इसके वहाँ पे जो सेल्स हैं उन सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स किसके सेल्स हैं? बोमैन कैप्सूल के ही ये सेल्स हैं, बोमैन कैप्सूल के सेल्स पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स कहाँ पे मौजूद हैं? उस हिस्से में ख़ास तौर पे जो कैपिलरीज को रैप किए हुए हैं। अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी रखी है, लेकिन उस डायग्राम को पहले मैंने रफ में आपके लिए ड्रा किया है ताकि पोडोसाइट्स और इसकी वर्किंग को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। तो रफ में चलते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रेनल कार्पसल का पार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। रेनल कार्पसल में अगर आप गौर करें तो हम एक हिस्से को हाईलाइट कर लेते हैं, इस हिस्से को जूम कर लेते हैं जहाँ ब्लड कैपिलरी और जो ग्लोमेरुलर जो बोमैन कैप्सूल है वो आपस में कांटेक्ट में है। इस हिस्से को हम जूम करें, इनलार्ज करें, तो फिर हमें ब्लड कैपिलरी का एक सेगमेंट नज़र आ रहा है और हमें नीचे जो बोमैन कैप्सूल है उसका एक सेगमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, और बीच में ये एक पार्ट है जो लाइट यहाँ पे आपको कलर जो है वो नज़र आ रहा है। ये पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ये एक मैट्रिक्स तरह का मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें सेल कोई नहीं होते, ये मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स का एक मिक्सचर है, कम्बिनेशन है, जिस के ऊपर और नीचे डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो बीच में ये कलर्ड पार्ट हमें नज़र आ रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मज़ा नहीं आता, इसको हम थोड़ा और जूम करते हैं और जूम करके इसको फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं। तो इसको फर्दर जूम किया स्टूडेंट, तो हमें पता चल रहा है कि ये है वो ब्लड कैपिलरी का पार्ट, डॉटेड मैंने शो कर दिया, और इसके अंदर ब्लड जो है वो मौजूद है, ब्लड कैपिलरी है और डेफिनेटली इसके अंदर ब्लड होगा। और ब्लड कैपिलरी के जो सेल्स हैं, ये सेल्स मैंने यहाँ कुछ बना दिए हैं एक तरफ, इसी तरह ये सेल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, ऊपर भी, और ये ज़ाहिर है पूरा एक पाइप है तो हर तरफ सेल्स हैं। तो इन सेल्स को एंडोथीलियम सेल्स कहते हैं या एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। तो वो ब्लड कैपिलरी के एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स के दरमियान में आपको गैप भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इन सेल्स के दरमियान में गैप जो है वो मौजूद है। फिर आप देखो तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये एंडोथीलियम जो है वो, ये ब्लड कैपिलरी जो है वो रेस्ट कर रही है, और ये ब्लड कैपिलरी जिसके ऊपर प्लेस्ड है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ आप देखें तो आपको ये जो बोमैन कैप्सूल का एक पार्ट था जो छोटा सा में नज़र आ रहा था, उसको जूम करके देखें तो बड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और उसके सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं जो रैप किए हुए हैं उस कैपिलरी को, यानी कैपिलरी ज़ाहिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के एक तरफ जो है वो अटैच्ड है ब्लड कैपिलरी, और उसके दूसरी तरफ जो है वो बोमैन कैप्सूल
की जो है वो लेयर जो है वो इनर लेयर जो है वो अटैच्ड है। अब इनर बोमैन कैप्सूल की इनर लेयर के सेल्स यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किए ऐसे सेल, बाकी के लिए डॉटेड लाइन मैंने लगा दी है यहाँ पे, और इस तरह से बोमैन कैप्सूल। ये वो सेल्स हैं स्टूडेंट्स जिनको पोडोसाइट्स हम नाम दे रहे हैं। पोडो का मतलब होता है पाँव यानी फीट, और साइट कहते हैं सेल को। तो पोडोसाइट्स ऐसे सेल्स जिनके पाँव हैं, यानी इनकी एक्सटेंशंस हैं जो ऐसे नज़र आता है जैसे एक सेल के पाँव होते हैं, लिहाजा इन सेल्स को फीट सेल्स या पोडोसाइट्स का नाम देते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के जो फीट हैं या जो पोड्स हैं या फीट कह लो पाँव कह लो, ये सेल के फीट हैं, तो लिहाजा ये सेल फीट सेल्स कहलाएंगे या पोडोसाइट्स कहलाएंगे। इनके दरमियान में भी आपको गैप नज़र आ रहा है। ये जो गैप है ये स्टूडेंट पोर्स बनाता है। यहाँ ब्लड है, ब्लड से कुछ चीज़ें फिल्टर होके इन गैप से क्रॉस करती हुई यहाँ पे आ जाएंगी। जब ब्लड से कंटेंट जो स्मॉल मटेरियल है वो क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो स्मॉल मटेरियल है वो क्रॉस करके यहाँ पे आ सकेगा। तो जो स्मॉल कंटेंट है वो तो पास कर जाएगा, लेकिन जो लार्ज कंटेंट है वो पास नहीं कर सकेगा। ब्लड का लार्ज कंटेंट कौन सा आता है? ब्लड के लार्ज कंटेंट में ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह ये आ गए। और जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं वो क्रॉस नहीं कर सकती इन पोर्स को। और ख़ास तौर पे नीचे देखें ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी तो एक बैरियर है ना। टोटल हम बात करें एंड ये फिल्टरिंग पार्ट है, फिल्टरिंग पार्ट यूं समझ लें कि जिस हिस्से को मैंने हाईलाइट किया है ना, ये फिल्टर कलेक्टिवली बन रहा है। इस फिल्टर के कितने हिस्से हैं अगर आप देखें, इस फिल्टर के आपको हिस्से 3 नज़र आ रहे हैं। एक ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर इनर लेयर ऑफ बोमैन कैप्सूल, क्योंकि बोमैन कैप्सूल डबल लेयर है तो उसकी इनर लेयर बोमैन कैप्सूल की, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, ये 3 ही चीज़ें मिलकर फिल्टर बना रही हैं जो कि फिल्टर करता है ब्लड को, या ब्लड फिल्ट्रेशन जिसकी मदद से पॉसिबल है। तो वो जो लार्ज कंपोनेंट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड प्रोटीन्स हैं, वो अगर इन पोर्स को क्रॉस भी कर सकें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो अगर ओवरऑल इफेक्ट देखें तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे वाटर है, आइंस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, वो तो इन पोर्स को इंक्लूडिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएंगे, इस फिल्टर को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं और बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं ब्लड की, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे। आई होप कि ये बोमैन कैप्सूल का फिल्टरिंग यूनिट आपको समझ आ गया होगा। वापस जाते हैं नोट्स में और यही चीज़ें जो है वो हम नोट्स में जाकर देखते हैं। जो पोर्स हैं कैपिलरी ऑफ एंडोथीलियम में, अभी आपको वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये पोर रहा, ये कैपिलरी है, उसकी एंडोथीलियम है, उसमें सेल्स के दरमियान में आपको ये पोर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो पोर्स हैं और जो गैप्स हैं पोडोसाइट्स के दरमियान में, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पोडोसाइट्स के दरमियान में गैप्स मौजूद हैं, इन गैप्स का जिक्र हो रहा है स्टूडेंट्स। ये गैप्स और पोर्स जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं, लार्ज साइज़ के हैं, और कोई भी सब्सटेंस यहाँ से आसानी से गुजर सकता है और नीचे आ सकता है जो बोमैन कैप्सूल है उसके अंदर। लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो लार्ज प्रोटीन को और जो ब्लड सेल्स वगैरह उनको रोक लेती है, स्टॉप कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये फ़िल्टर एक बन रहा है, और ये फ़िल्टर 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, जिसमें ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बोमैन कैप्सूल की इनर लेयर है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर। तो अगर कोई चीज़, कोई सेल वगैरह अगर यहाँ से क्रॉस भी कर सकता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको रोक लेगी। तो इसलिए जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं सिर्फ वो ही अल्टीमेटली नीचे आते हैं और फिल्ट्रेट का हिस्सा बनते हैं। वो जो चीज़ मैंने आपको रफ में समझाई उसका एक ज़्यादा क्लियर वर्जन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें ये नहीं पता चलता किस तरह से कैपिलरी है। तो इसको आप यूँ ड्रा करके देख सकते हो कि ये एक ब्लड कैपिलरी है और उसका एक हिस्सा आपको शो किया गया, बल्कि इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं इस तरफ, ब्लड कैपिलरी है और यूँ, और ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बच्चे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे भी आपको वही एंडोथीलियम के सेल्स नज़र आ रहे हैं, कैपिलरी एंडोथीलियम उसके सेल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ज़ाहिर है ये बीच में कैपिलरी में ब्लड होगा। देन नीचे आप देखो तो आपको बोमैन कैप्सूल की
इनर लेयर के पोडोसाइट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो उनके दरमियान में गैप्स हैं उनको स्लिट पोर कहते हैं, या खाली पोर भी कह सकते हो, गैप्स भी कह सकते हो। चीज़ें फ़िल्टर होके ब्लड से यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा स्टूडेंट्स? फिल्ट्रेट मौजूद हो। बात आगे बढ़ाते हैं और जो नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज़ रेनल ट्यूब्यूल। ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, इसमें मज़ीद 3 हिस्से बनते हैं। 2 जो हैं वो ट्विस्टेड पार्ट हैं, वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। एक जो है वो कार्पसल के करीब है, लिहाजा वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में पीसीटी, और एक दूर है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी, और बीच में एक यू शेप लूप है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। वन बाय वन इन पे थोड़ी बात करें तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। रेनल ट्यूब्यूल जो है बोमैन कैप्सूल से, अगर हम रेफरेंस लें, बोमैन कैप्सूल से डाउनवर्ड जो है वो चलती है और आगे वो क्वाइल्ड हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। ये बोमैन कैप्सूल के साथ या रेनल कार्पसल के साथ उसका जो पहला क्वाइल्ड ट्विस्टेड पोर्शन बनता है, इसको चूँकि वो करीब है लिहाजा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो आप इसको टिक करेंगे। अब अगरचे कुछ जगहों के ऊपर जो लूप ऑफ हेनले है उसको भी लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो कहा जाता है नेफ्रॉन का, लेकिन ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इसी को फॉलो करती हैं, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड है इसी को लॉन्गेस्ट कंसिडर करती हैं, क्योंकि ये जिगजैग है, ट्विस्टेड है, क्वाइल्ड है, और इसको जब ओवरऑल इसकी लेंथ देखें एक स्ट्रेट सेंस में तो ये काफ़ी लंबी हो जाती है। इसके क्वाइल्ड पोर्शन को अगर स्ट्रेट करें तो लेंथ बढ़ जाती है। तो बाकी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं पाकिस्तान की वो इसी को लॉन्गेस्ट कंसिडर करती हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो आप इसी को प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ज़ाहिर है इसकी एपिथेलियम है, उसके सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, उनके जो बॉर्डर हैं वो ब्रश हैं, ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर क्यों है? वहाँ पे माइक्रोवेलाई हैं जो सेल की एक्सटेंशंस हैं। इस ब्रश बॉर्डर होने की वजह से, माइक्रोवेलाई होने की वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होना चाहिए स्टूडेंट? इसलिए कि इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन तो हो गई, रेनल कार्पसल जो है पार्ट, इसमें ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो गई। अब जो फिल्टर्ड मटेरियल है, जो फिल्ट्रेट है, उसमें वेस्ट मटेरियल भी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, और उसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जो ब्लड से निकल गई हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह निकल गए हैं। इसके अलावा कुछ वाटर की अमाउंट गैर ज़रूरी तौर पर चली गई है। आइंस जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा जो हैं वो चले गए हैं, उनको वापस लाना है। तो यूज़फुल कंटेंट जो है वो भी इस बोमैन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर आ चुका है। अब उस सारे फिल्ट्रेट में से जो यूज़फुल और रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको वापस ब्लड के अंदर भेजना है, और जो वेस्ट है उसको अल्टीमेटली आगे जाने देना है। इसका मतलब है कि यहाँ रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगी, जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको वापस ब्लड में भेजना पड़ेगा। उस रीएब्जॉर्प्शन के लिए स्टूडेंट यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा करना है, और सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए यहाँ कोई स्पेशल फीचर होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे इस सेक्शन को हम जूम कर लें, एक हिस्सा इसका सेगमेंट जो है उसको बड़ा कर लें और इस तरह से वो पाइप ले लें, तो जो इनर सरफेस है यहाँ पे अगर मैं सेल्स जो है वो बना लूँ, ये एंडोथीलियम जो है इसकी, या एपिथीलियम, और इसके एपिथीलियल्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रा कर लो। इसी तरह दूसरी तरफ भी सेल्स को जो है वो ड्रा किया जा सकता है। और ये जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इन सेल्स की एक्सटेंशंस हैं जिनको माइक्रोवेलाई कहते हैं। उन माइक्रोवेलाई को ड्रा करें तो इस तरह से हम इसकी जो है वो माइक्रोवेलाई, वो एक्सटेंशन जो है यूँ बना लेंगे हर सेल के ऊपर। इन माइक्रोवेलाई के होने से या इन सेल्स की एक्सटेंशंस के होने से सरफेस एरिया जो है रीएब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है। तो जो इसका फंक्शन है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कि रीएब्जॉर्प्शन को पॉसिबल बनाना, तो उसके लिए जो फीचर है इसमें वो माइक्रोवेलाई की प्रेजेंस है। और जब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इसको देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर ब्रशेस जो हैं वो मौजूद हैं, लिहाजा इस सरफेस जो है वो ब्रश बॉर्डर सरफेस जो है वो कहलाती है, जैसा यहाँ पे आप नोट्स में देख सकते हैं। लूप ऑफ हेनले की तरफ हम मूव करें, ये
प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आगे यानी नेक्स्ट पार्ट मौजूद है। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो डिप करती है यानी मूव करती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, रेनल पेल्विस की तरफ, और मेडुला तक पहुंच जाती है और मेडुला में पहुंच के एक शार्प लूप बनाती है जिसको लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। हेनले साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया लूप ऑफ हेनले। तो स्टूडेंट्स ये लूप ऑफ हेनले कहाँ पे मौजूद है? ये लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर मौजूद है। लास्ट स्ट्रक्चर में देखा था कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा हिस्सा मेडुला में होता है। तो हमने बात की थी स्टूडेंट्स, जो रेनल कार्पसल है ये भी कॉर्टेक्स में होगा और जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उन दोनों ये भी कॉर्टेक्स में होगी और बाकी जितना पार्ट है वो मेडुला के अंदर होगा। तो लूप ऑफ हेनले भी रेनल मेडुला में है और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये भी रेनल मेडुला में है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले की, इसलिए यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल रहा है कि जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो डाउनवर्ड मूव करेगी पेल्विस की तरफ, अल्टीमेटली मेडुला में पहुंचेगी और मेडुला में वो एक शार्प लूप बनाएगी जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में लूप ऑफ हेनले जो है ये मौजूद है मेडुला के अंदर। लूप ऑफ हेनले के फिर दो हिस्से हैं, एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर की तरफ अपवर्ड असेंडिंग लिम्ब जो यूरिन को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाता है। ये जितना भी सिस्टम है स्टूडेंट्स ये सारे के सारा यानी लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ये मिला के ओवरऑल लूप ऑफ हेनले की बात करें तो किडनी को इस काबिल बनाता है कि ये वाटर को और साल्ट को फिल्टर कर सके है और जो साल्ट और वाटर का बैलेंस है बॉडी में उसको मेंटेन कर सके। यानी लूप ऑफ हेनले का जो मेन पर्पस है, मकसद है, वो ओस्मो रेगुलेशन के अंदर है। तो क्या इसका यूरिन फार्मेशन में रोल नहीं होगा? डेफिनेटली यूरिन फार्मेशन में इसका रोल है, लेकिन यूरिन फार्मेशन के साथ ही तो ओस्मो रेगुलेशन भी लिंक्ड है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है ओस्मो रेगुलेशन के लिए, लेकिन डेफिनेटली यूरिन फार्मेशन में भी ये अपना रोल प्ले करता है। दोनों यूरिन फार्मेशन और ओस्मो रेगुलेशन साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। स्टूडेंट्स लूप ऑफ हेनले बन गया, उसका नीचे वाला डिसेंडिंग ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिम्ब। तो जो असेंडिंग लिम्ब है ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब है कि ये अब कॉर्टेक्स की तरफ मूव कर रहा है। लूप ऑफ हेनले मौजूद किस में है? मेडुला के अंदर, रेनल मेडुला में, इनर पार्ट ऑफ द किडनी के अंदर है। अब इसका जो असेंडिंग लिम्ब है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका मतलब है वापस कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है। तो रेनल कार्पसल किधर था? रेनल कार्पसल जो है स्टूडेंट वो भी तो कॉर्टेक्स के अंदर है। तो स्टूडेंट असेंडिंग लिम्ब भी ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है। तो असेंडिंग लिम्ब हम फिर कह सकते हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये रिटर्न कर रहा है उसी रीजन की तरफ जहाँ रेनल कार्पसल है, यानी टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, और दोबारा से ये क्वाइल्ड हो जाता है, दोबारा से ये ट्विस्टेड हो जाता है। और चूँकि ये लेंथ में अगर हम देखें तो लेंथ वाइज ये काफ़ी दूर बनता है, फार पॉइंट बनता है रेनल कार्पसल से। वैसे तो उसी लोकेशन में जो रेनल कार्पसल है वो भी कॉर्टेक्स में है और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये भी कॉर्टेक्स के अंदर ही है, लेकिन अगर लेंथ वाइज देखें तो ये फार पॉइंट बनता है, लिहाजा ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हुआ और अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जहाँ रेनल कार्पसल है कॉर्टेक्स में, वहीं पे आपको ये मिलता है जनाब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पोर्शन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड के तकरीबन सामने। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोकेशन दोनों की एक ही है कॉर्टेक्स, लेकिन लेंथ वाइज देखें तो ये इसका फासला जो है वो कम है प्रोक्सिमल का रेनल कार्पसल से, लिहाजा इसको प्रोक्सिमल का नाम दिया। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड है उसकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है, ये फासला है रेनल कार्पसल से वो दूर है, लिहाजा उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड का ट्यूब्यूल का नाम दिया था। स्टूडेंट्स इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट की हम बात करते हैं। जैसे कहा कि कलेक्टिंग डक्ट अगरचे नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते वक्त कलेक्टिंग डक्ट को आमतौर पे उसके साथ मिला दिया जाता है, एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के तौर पे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट एक डक्ट है, एक नाली है, ट्यूब है जो यूरिन को रिसीव करती है। किससे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। एक नेफ्रॉन या एक से ज़्यादा मल्टीपल नेफ्रॉन से, यानी मल्टीपल नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक ही
कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना यूरिन जो है वो ड्रेन करते हैं, यूरिन अपना पहुंचाते हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स फिर आपस में फ्यूज़ होके कंबाइन होके लार्जर कलेक्टिंग डक्ट्स बनाती हैं, और लार्जर जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो, चूँकि कलेक्टिंग डक्ट स्मॉलर हो या लार्जर हो, ये रेनल पिरामिड्स के अंदर होती हैं, यानी मेडुला और मेडुला का एक पार्ट जो है वो रेनल पिरामिड्स जो कि कोन शेप स्ट्रक्चर है, और रेनल पिरामिड के अंदर यानी मेडुला के अंदर ये कलेक्टिंग डक्ट्स मौजूद हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स अल्टीमेटली जो टिप है पिरामिड की वहाँ तक यूरिन को कैरी करती हुई लेके आती हैं। इस टिप को पेपला कहते हैं, लास्ट लेक्चर में भी देखा था। और पेपला के अंदर पोर्स हैं और यहाँ से आगे एक चैम्बर है, एक नाली सी है, एक नहर सी कह लें, एक कैनाल सी है जो कि यूरिन को आगे लेके जाती है। तो ये पेपला तक लेके आएंगी और यहाँ से यूरिन जो है इन माइनर, ये जो एक है तो इसको माइनर कैलेक्स कहते हैं, और एक और भी हो तो प्लूरल हो जाए तो फिर ये माइनर कैलेक्सेस कहलाएंगे। तो ये माइनर कैलेक्स के अंदर अल्टीमेटली यूरिन आएगा। माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स से यूरिन रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टूडेंट्स ये अल्टीमेटली जो लार्जर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये माइनर कैलेक्स के अंदर आएंगे, और माइनर कैलेक्स के अंदर कैसे ये यूरिन पास कर रही है थ्रू रेनल पेपला, यानी रेनल पेपला तक जो कि ये टिप है, और यहाँ पे पोर है, पोर से यूरिन नीचे चला जाएगा माइनर कैलेक्स के अंदर। और ये सिस्टम जो है कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम, यानी ये सारी स्मॉलर और लार्जर कलेक्टिंग डक्ट्स, इनको कलेक्टिवली बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम ये रेनल कॉर्टेक्स में जो है वो वहाँ से आगाज़ हो रहा है इसका, और ये एक्सटेंड करता है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। और अल्टीमेटली आगाज़ तो इसका कॉर्टेक्स है लेकिन ये मौजूद है रेनल मेडुला के अंदर। स्टूडेंट्स ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो आपको पढ़ाया, समझाया, सिखाया खासी डिटेल में। इसके बाद दो और एस्पेक्ट्स हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से। पहले जनरल स्ट्रक्चर, अब उससे रिलेटेड हमने सर्कुलेशन देखनी है, ब्लड सर्कुलेशन देखनी है नेफ्रॉन की। इसको मैं आपको दो लेवल्स के ऊपर समझाऊंगा। एक जो है वो आपके लिए होगा यानी एफएससी जो यहाँ पे हमें चाहिए, और एक इसका हिस्सा होगा जो फर्दर कुछ स्टूडेंट्स चाहें तो एडवांस लेवल के ऊपर भी इसको ले जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। तो रेनल आर्टरी इससे बात चलेगी, क्योंकि पहले जो है वो किडनीज की तरफ नेफ्रॉन तक पहुंचाना है, तो मतलब किडनीज तक ब्लड पहुंचाना है ना। तो रेनल आर्टरीज जो हैं यहाँ से बात जो है वो चलेगी। तो दो रेनल आर्टरीज जो हैं वो एओर्टा से निकलती हैं, एब्डोमिनल एओर्टा। एओर्टा जो है वो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, दिल का लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे एक बड़ा सा पाइप निकल रहा है एओर्टा। एओर्टा फिर आगे दो ब्रांचेस होती हैं, एक एओर्टा का हिस्सा एब्डोमिनल रीजन में है, उसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। तो एब्डोमिनल एओर्टा से दो आर्टरीज निकलती हैं, रेनल आर्टरीज, जो कि किडनी की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। स्टूडेंट्स जो लेफ्ट रेनल आर्टरी है वो लेफ्ट किडनी को, और जो राइट रेनल आर्टरी है वो राइट किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। अब जब ये रेनल आर्टरीज किडनी के अंदर ब्लड लेके आई हैं तो स्टूडेंट्स वो रेनल आर्टरी डिवाइड होती, ब्रांच होती अल्टीमेटली वो आर्ट्रियूल में कन्वर्ट होगी, और एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो ब्लड एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो ग्लोमेरुलस में दाखिल होगा, कैपिलरीज बनेगी, और कैपिलरीज के जुड़ने से फिर एफरेंट आर्ट्रियूल बनेगा जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से निकालेगा, फिर दोबारा से वो कैपिलरीज बनाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो रेनल आर्टरी है जैसे ही वो किडनी में दाखिल होती है तो ब्रांच आउट होती है, और अल्टीमेटली कॉर्टेक्स में आके जो एफरेंट आर्ट्रियूल है वो फॉर्म करती है। एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो ग्लोमेरुलस में दाखिल होता है और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है रेनल कार्पसल का ग्लोमेरुलस, और उसकी कैपिलरीज एफरेंट आर्ट्रियूल से बनती हैं। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं या ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज वो फिर ज्वाइन होंगी और वो एफरेंट आर्ट्रियूल बनाएंगी, और एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो ब्लड को, फिल्टर ब्लड को रेनल कार्पसल से बाहर निकालेगा। इसको याद कैसे रखना है, एफरेंट जो है वो लाने वाला और एफरेंट जो है वो ले जाने वाला। एफरेंट ए के साथ है और इफरेंट जो है वो ई के साथ है। तो इफरेंट का ई आप अगर आप एग्जिट के साथ जोड़ दें तो यहाँ से आपको याद रह सकेगा कि जो इफरेंट है वो ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहा है और इफरेंट फिर ग्लोमेरुलस में इंटर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जो इफरेंट आर्ट्रियूल्स हैं
इनको और एफरेंट को अगर हम कंपेयर करें तो एफरेंट आर्टरीयूल्स का डायामीटर जो है वो कम होता है एफरेंट के मुकाबले में। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो एफरेंट है वो थोड़े वाइडर है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर ला रहे हैं ब्लड को, और जो बाहर निकाल रहे हैं एफरेंट आर्टरीयूल वो रिलेटिवली जो है वो नैरो है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ज़्यादा ब्लड आ रहा है और कम जो है वो निकल रहा है। तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है, कम निकल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ ब्लड का प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये डायामीटर का डिफरेंस है एफरेंट और इफरेंट आर्टरीयूल, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस में डेवलप होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, और उसको प्रेशर फिल्ट्रेशन का हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जब इफरेंट आर्टरीयूल निकलता है, यहाँ पे डायग्राम में देखें तो एफरेंट यहाँ आर्टरी से एफरेंट आर्टरीयूल ने यहाँ पे ये कैपिलरीज बना दी, और फिर इफरेंट आर्टरीयूल जो है वो निकल रहा है। लेकिन इफरेंट आर्टरीयूल डायरेक्ट वेन नहीं बना रहा। इफरेंट आर्टरीयूल देखें तो और जो है वो कैपिलरीज बना रहा है। इफरेंट आर्टरीयूल ने ये एक नेटवर्क ऑफ जो है वो कैपिलरीज बनाया। ये कैपिलरीज जो हैं ये इन रेनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही हैं, इसलिए इन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। और एफरेंट आर्टरीयूल जो है ये क्या बना रहा है स्टूडेंट्स? रेनल ट्यूब्यूल के आसपास एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रहा है, जिसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक स्पेशल हिस्सा है जो इस लूप ऑफ हेनले को यहाँ पे कवर कर रहा है, इसको वेजा रेक्टा कहते हैं। वेजा रेक्टा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का ही एक पार्ट है। तो अब हम इनका जिक्र करते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। तो एफरेंट आर्टरीयूल जो ग्लोमेरुलस से निकला वो एक प्लेक्सस यानी नेटवर्क बनाएगा कैपिलरीज का अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल्स, और इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देंगे। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो ट्यूब्यूल्स है उसके आसपास। फिर इसका एक स्पेशल पार्ट है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का जो वेजा रेक्टा है, ये मेडुला तक पहुंचता है और लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है, और फिर कॉर्टेक्स की तरफ वापस चला जाता है। और कॉर्टेक्स की जब वापस कॉर्टेक्स की तरफ जाता है तो ये वापस वेजा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर जब कॉर्टेक्स में वापस जा रही है तो ज्वाइन होकर ये रेनल वेन्स जो हैं वो अल्टीमेटली बनाती हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो ज्वाइन होंगी अल्टीमेटली, और अपना जो ब्लड है वो रेनल वेन के अंदर जो है वो दाखिल करेंगी, और रेनल वेन जो है वो किडनी से निकल देंगी, और दोनों रेनल वेन जो है वो इन्फीरियर वेना केवा में दाखिल होती हैं, और अल्टीमेटली वो ब्लड इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट की तरफ चला जाता है। स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन के अंदर अगर आप रेनल आर्टरीज, एफरेंट और इफरेंट आर्टरीयूल्स, फिर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, वेजा रेक्टा है वो, और फिर लास्ट पे रेनल वेन्स, अगर ये चार चीज़ें ही याद करते हैं और प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी है। लेकिन अगर इसको मज़ीद एडवांस लाना चाहते हैं तो बीच में जो बाकी मिसिंग आर्टरीज और वेन्स हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने नोट्स के अंदर उनके नाम जो है वो शामिल कर दिए एक फिगर की मदद से, आप इनको याद कर सकते हैं। रेनल आर्टरी है, फिर सेगमेंटल आर्टरी बनती है किडनी में, उससे फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, फिर उससे इंटरलोब्यूलर, ऊपर लोबुलर और ये लोब्यूलर, तो इंटरलोब्यूलर आर्टरी, फिर उससे एफरेंट आर्टरीयूल, फिर बाकी वही हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनेगी, फिर इफरेंट आर्टरीयूल, उनसे वेजा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेगी, फिर पेरीट्यूबुलर वेन्यूल बनेगा, फिर इंटरलोब्यूलर वेन, फिर आर्कुएट वेन, फिर इंटरलोबुलर वेन, सेगमेंटल वेन, रेनल वेन, और अल्टीमेटली इन्फीरियर वेना केवा में वो जाएंगी। अगर ये सारे नाम आप याद कर लेते हैं तो आपका आंसर फर्दर बेहतर हो जाएगा, आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स बेस्ड ऑन लोकेशन। दो तरह की टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स की। वो जो मेनली कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। तो जैसा कहा कि इनको डिफाइन करना, वो नेफ्रॉन्स जो कि कॉर्टेक्स में मौजूद हैं कॉर्टिकल कहलाएंगे। इनके जो रेनल कार्पसल्स हैं वो कॉर्टेक्स की सुपरफिशियल यानी टॉप वाला जो रीजन है रेनल कॉर्टेक्स का टॉप वाला आउटर रीजन उसके अंदर मौजूद होंगे। लूप ऑफ हेनले इनके शॉर्ट होते हैं। 7 to 80% जो हमारे ह्यूमन किडनी के नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। फिर जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं यही यूरिन फार्मेशन में और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में
अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और जनरली डाइल्यूट यूरिन जो है वो बनाने के साथ ये कंसर्न्ड है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन अगर बात हो कि जब वाटर अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट है और उस वक़्त कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है, वाटर को बॉडी में रोकना है, बाहर नहीं जाने देना, यूरिन के अंदर वाटर कम होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है, तो उसके लिए एक और तरह के नेफ्रॉन की ज़रूरत थी जिनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जक्स्ट्रा बाउंड्री के लिए वर्ड आया है और मेडुलरी तो यानी ये जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री है स्टूडेंट्स, उस जगह के ऊपर ये नेफ्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा इनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। इनके जो रेनल कार्पसल्स हैं वो क्लोज टू द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जैसे आपको बताया, तभी जक्स्ट्रा मेडुलरी इनका नाम है। इनके लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबे होते हैं और डीप मूव करते हैं मेडुला में, काफ़ी मेडुला में नीचे तक होते हैं। ये टाइप्स जो हैं रिलेटिवली कम है, 20 to 30% ये होते हैं तकरीबन। कुछ जगहों पे ऊपर आपको 15 to 20% भी मिलेगा और रिलेटिवली कम है, और कॉर्टिकल जो है वो ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स ये मेनली कंसर्न्ड हैं जब वाटर सप्लाई जो है वो शॉर्ट है और वाटर को बॉडी में रिटेन करना है, वाटर रिटेंशन करनी है, तो उस वक्त कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए ये स्पेशलाइज्ड नेफ्रॉन्स हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये टॉपिक मुकम्मल हुआ जिसमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।